So our next topic is, you can say, new unit जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा बैंकिंग कंपनीज, राइट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सेकंड यूनिट बैंकिंग कंपनीज, ठीक है। सो हमारे पास दो एक्ट है जिसके थ्रू हम बैंकिंग कंपनी को रेगुलेट करते हैं। एक तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड नेक्स्ट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सो यही दोनों जो एक्ट है जिनके थ्रू हम पूरी बैंकिंग सिस्टम है जो इंडिया में, ठीक है, सिस्टम है जो इंडिया में, उसको हम क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। तो यही दो लेजिस्लेशन है हमारे पास। तो जो भी आपके अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट्स बनेंगी, ठीक है, वो सारे के सारे इन्हीं दो एक्ट्स में दी हैं। और एक और चीज आती है हमारे पास, कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो कहीं कहीं पर कंपनीज एक्ट भी यूटिलाइज हमको यूज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जो स्टेटमेंट बनेगी वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही बनेगी। सो बैंक है क्या बेसिकली? सो बैंक इज, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट करता है और डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, उसको उसकी सेफ कस्टडियन, ठीक है, अपनी कस्टडी में रखता है फंड को, ठीक है, और स्पेंड करता है किस पे, जो कस्टमर जिनको नीड है, ठीक है। तो बैंक्स आर कंसर्न मेनली विद फंक्शंस ऑफ बैंकिंग, दैट इज रिसीविंग, कलेक्टिंग, ट्रांसफरिंग, बाइंग, इन्वेस्टिंग, डीलिंग, एक्सचेंजिंग एंड सर्विंग, ठीक है। तो ये सारे जो काम है वो कौन करता है? बैंक करता है। तो ये कुछ डेफिनेशन है बैंक की, ठीक है। बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग, ठीक है। तो वो आपसे डिपॉजिट लेगा, ठीक है, मनी लेगा, और किसी नीडी पर्सन को वो एज ए लोन देगा, ठीक है। आप एज ए सेविंग उसमें डालोगे और वो किसी को एज ए लोन देगा, ठीक है। और लोन पे जो इंटरेस्ट, आपकी सेविंग पे इंटरेस्ट कहाँ से आता है? जो जिसको कहीं लोन दिया होता है वहां से जो आपको इंटरेस्ट मिलता है लोन के ऊपर बैंक को, तो वही उसका कुछ परसेंट काट के वो आपको सेविंग पे मिलता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक रिपेबल ऑन डिमांड, ठीक है। अब जो आपने पैसा डिपॉजिट किया काम बैंक में, दैट कैन बी रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, और या विड्रॉ कर सकते हो आप चेक के ड्रॉप वगैरह से, ठीक है। सो कंपनी में यानी कंपनी डिफाइंड इन सेक्शन। तो ये कुछ डेफिनेशन है बैंकिंग की, ठीक है, तो इनकी नॉलेज होनी चाहिए। सो मेन फोकस है हमारा इस चैप्टर का है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हमने, ठीक है। जो आपके सिलेबस में है वो हमने क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है फॉर्मेट? अकॉर्डिंग टू फॉर्म बी इन द थर्ड शेड्यूल टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया हुआ है ये, ठीक है। शेड्यूल नंबर थर्ड, फॉर्म बी, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ठीक है। इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशंस, ठीक है। जब भी, जैसे हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, उसमें भी हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो वर्टिकल ही बना हुआ है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन बैंकिंग जो एक्ट है आपका, या जो बैंकिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमेशा से ही वर्टिकल फॉर्म में ही बनते थे, ठीक है। इनका पहले भी ऐसा ही फॉर्मेट था। तो ये जो शेड्यूल है, ठीक है, आपका हर एक का शेड्यूल बनेगा अलग अलग, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो ये शेड्यूल आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा इसको ना। पहले इनकम आ गई है आपकी, जिसमें कि इंटरेस्ट अर्न्ड है, शेड्यूल नंबर 13, ठीक है। देन अदर इनकम आ गई, शेड्यूल नंबर 14, जो इंटरेस्ट, बैंकिंग बैंकिंग को जब भी आप इस काम में देखना है कि इनकम कहाँ से जनरेट होगी, ठीक है। तो इनकम कहाँ से जनरेट होती है बैंक की? जो भी इंटरेस्ट उसको मिलेगा कहाँ से? जो लोन दिए होंगे, ठीक है, या ओवरड्राफ्ट दिया होगा किसी को, ठीक है, वहां से जो भी आपको इंटरेस्ट इनकम होगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिकली जो बैंकिंग की जो इनकम है वो इंटरेस्ट के फॉर्म में होती है, ठीक है, इंटरेस्ट की फॉर्म में होती है, ठीक है। सो मेन जो बिजनेस है फिर बैंकिंग का क्या हो गया? लेंडिंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। तो इनकम कहाँ से हो गई? इंटरेस्ट से। अदर इनकम में क्या आ जाएगा आपका?
अदर इनकम में जो भी इंटरेस्ट के अलावा, सपोज अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है किसी और बैंक में या किसी कंपनी में, तो वहाँ से आपको क्या मिला, इंटरेस्ट वहाँ से मिला आपको, ठीक है, या वहाँ से डिविडेंड मिला, कुछ भी, वो अदर इनकम में आएगी, ठीक है, दैट इज शेड्यूल नंबर 14। अब एक्सपेंडिचर क्या है बैंकिंग का, बैंकिंग सिस्टम का जो या बैंक का जो एक्सपेंडिचर है उसको समझने के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंडेड मीन्स कि आपने इंटरेस्ट कितना पे किया है, ठीक है, इंटरेस्ट जो भी आप पे करोगे, ठीक है, जो आपकी सेविंग पे होगा, एफडीज पे होगा, ठीक है, या किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट की है बैंक में उस पे होगा, वो सारा का सारा यहाँ कहाँ पर आ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड कितना पेमेंट किया आपने, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं बाकी, ठीक है, ये हम शेड्यूल नंबर 16 देखेंगे, उसमें देखेंगे इसको, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज, ठीक है। अब इसका भी एक वो है कि प्रोविजन और कंटीजेंसीज के लिए भी आपको अमाउंट रखना पड़ता है। नेक्स्ट इज, फिर आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, और एप्रोप्रिएशन है इसकी, स्टेटरी रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है, अदर रिजर्व में गवर्नमेंट या प्रपोज डिविडेंड कितना है, और लास्ट में जो बैलेंस बचेगा विच इज बीइंग कैरिड टू बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसका भी कितना कितना ये ट्रांसफर करना है, उसका भी क्या है, इसके ऊपर भी एक वो दिया हुआ है, हमारे पास रूल्स हैं कुछ, ठीक है, वो हम आगे जाके देखेंगे। अब शेड्यूल नंबर 13 है जो इंटरेस्ट अर्न है, इसमें क्या है, देखो, इंटरेस्ट या डिस्काउंट ऑन एडवांस या फिर बिल्स, इंटरेस्ट, डिस्काउंट ऑन एडवांसेस, बिल्स, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये वही वाला डिस्काउंट ऑन एडवांसेस है, कौन सा, बिल बिल हमने डिस्काउंट किया है ना, बिल डिस्काउंटेड था ना, तो बिल डिस्काउंटेड में क्या होता है कि हम जितने का बिल होता है उससे कम रेट में हम उसको डिस्काउंट करते हैं, तो बाकी जो बैलेंस डिफरेंस जो आता है, दैट इज योर प्रॉफिट बेसिकली, ठीक है। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आपने क्या इन्वेस्टमेंट रखी है, अपने पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, तो वहां से जो इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड अदर्स, राइट। अदर इनकम में क्या क्या, कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, ठीक है, कमीशन, क्योंकि बैंक का काम सिर्फ पैसे एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट करना और उनको स्पेंड वो लेंड करना ही नहीं है, ठीक है, ये एज ए ब्रोकरेज भी, ब्रोकर भी काम करता है, ठीक है, अंडरराइटर भी काम करता है। अंडरराइटर मीन्स कि आप शेयर्स के अंदर शेयर एंड परचेज ऑफ, ठीक है, एजेंट, एक तरह से एजेंट काम करता है, ठीक है, शेयर्स कंपनी के शेयर है उनको बेचता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल आपकी, ये बाकी अदर इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट सेल किया आपने, प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन लैंड बिल्डिंग, ठीक है। तो बाकी जितनी भी टाइप की इनकम है वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में बेसिकली है क्या है कि आपको ये चीजें थोड़ा सा देखनी है, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, ये फॉर्मेट अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप आराम से निकाल लो। सो नेक्स्ट इज योर शेड्यूल नंबर 15, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ठीक है। सो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो भी डिपॉजिट है उस पर जो पेमेंट की, इंटरेस्ट ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया इंटर बैंकिंग बोरोइंग्स, ठीक है, आपने कोई बोरो किया हुआ उस पर जो पेमेंट किया आपने, ठीक है, क्योंकि बैंक भी बोरो कर सकता है, तो किससे बोरो करेगा, आरबीआई से, ठीक है ना, और अदर। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, पेमेंट एंड प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉइज, तो जो भी नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे, रेंट, रेट्स एंड टैक्स, लाइटिंग, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन बैंक्स प्रॉपर्टी, डायरेक्टर फीस, अलाउंसेस, ऑडिट फीस, लॉ चार्जेस, पोस्टेज, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड अदर, ठीक है। तो ये आपके 4 शेड्यूल बनेंगे, ठीक है। राइट।